हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग पेनिसिलिन पढ़ रहे थे। आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन। मतलब ये जो पेनिसिलिन नाम का जो एंटीबायोटिक बोलिए जो भी बोलिए आप इसको, ये किस प्रकार से केमिकल्स की प्रेजेंस में डिग्रेड हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो अगर हम इनएक्टिवेट करना चाहें पेनिसिलिन को, तो वो एसिड से हो सकता है, बेस से हो सकता है, या तो बीटा लैक्टमेज एंजाइम से हो सकता है। यह मेथड किस प्रकार की होगी? तो सबसे पहली एक बेसिक बात आप ये समझिए स्टूडेंट्स की, जो भी हमारा पेनिसिलिन है वो काफी रिएक्टिव होता है। वो एक तरीके का आपका रिएक्टिव स्पीशी आप बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके पास अमाइड बॉन्ड होता है। कैसा अमाइड बॉन्ड? स्ट्रेन्ड, मतलब एक ऐसा अमाइड बॉन्ड जिसमें तनाव है। जो आपने ऐसे डॉटेड बनाए थे ना, वो वाला अमाइड बॉन्ड वो बहुत तनाव युक्त रहता है, उसमें बहुत खिंचाव रहता है, तो इसलिए उसको तोड़ना बहुत आसान होता है। इसीलिए अगर हम पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शंस में जाता है और इनएक्टिव होने के बाद मल्टीपल डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर देता है। और जो ये पेनिसिलिन होता है ये एक्सट्रीमली ससेप्टेबल होता है। ससेप्टेबल का मतलब होता है इन्फ्लुएंस हो जाता है, बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। किससे? न्यूक्लियोफिलिक अटैक से। जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल कंटेनिंग चीज इस पेनिसिलिन पर पड़ती है, ये बहुत आसानी से उसके प्रभाव में आ जाता है और टूट जाता है। अब आपको न्यूक्लियोफाइल कहाँ से मिलेगा? या तो पानी से मिलेगा, या तो किसी भी और तरीके से आप हाइड्रोक्साइड आयंस दे दीजिए, उससे मिल जाएगा। यानी कि बेस इन्वॉल्व कर दीजिए तो आपको OH माइनस आयंस मिल जाएंगे, और इस OH माइनस आयन की प्रेजेंस में ये इजीली टूट जाए। टूटने के बाद पेनिसिलोनिक एसिड नाम का एक न्यू डेरिवेटिव ये प्रिपेयर कर देगा। इसी प्रकार से अगर हम बीटा लैक्टमेज एंजाइम की बात करें तो बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो है वो भी हमारे बीटा लैक्टम की रिंग को क्लीव करने यानी तोड़ने के काम में आता है। और इस तरीके से जब टूटता है तो पेनिसिलोइक एसिड मिलता है, और ये पेनिसिलोइक एसिड जो होता है ये एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को लूज आउट भी कर देता है। सिमिलरली अगर हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन बनाएं जिसका pH 3 से कम हो, तो ऐसी कंडीशन में पेनिसिलिन जो है वो प्रोटोनेट हो जाता है H+ आयन से, और यहाँ पर जो बीटा लैक्टम वाला नाइट्रोजन है वो अगेन न्यूक्लियोफिलिक अटैक को फॉलो कर जाता है, और असाइल ऑक्सीजन जो है वो कार्बोनाइल कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक की वजह से। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा एसिड, बेस और बीटा लैक्टमेज एंजाइम तीनों के प्रेजेंस में हमारा जो ड्रग पेनिसिलिन है वो डिग्रेड हो रहा है। इसी तरह से आप अगर ये रिएक्शन बेसिस पे समझें तो जैसे ही हमारी बीटा लैक्टम की रिंग टूटती है, चाहे बीटा लैक्टमेज एंजाइम से टूटे चाहे प्रोटोनेशन के मेथड से टूटे, वो इमीडिएटली थायाजोलिन रिंग यानी कि जो सल्फर वाला पोर्शन था उस रिंग को डीस्टेबल मतलब अस्थायी कर देता है। और इस डीस्टेबिलाइजेशन की वजह से हमको 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिसमें मेन होता है पेनिलिनिक एसिड। ये पेनिलिनिक एसिड टूट जाता है पेनिसिला अमाइन में, पेनिसिलोनिक एसिड में और पेनिसिल्डिहाइड में। मतलब पेनिसिलिनिक एसिड जब टूटता है तो एक अमाइन ग्रुप मिल जाता है, एक अल्डिहाइड ग्रुप मिल जाता है और एक ओइक एसिड ग्रुप में ये ब्रेक हो जाता है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम एसिड के प्रेजेंस में डिग्रेडेशन को समझें, तो स्टमक में जब एसिड के प्रेजेंस में हमारा पेनिसिलिन डिग्रेड होता है तो इसकी वजह से इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही पुअर हो जाता है। और साथ ही साथ में अगर मान लीजिए हम लोग अल्फा पोजीशन पर, वही जो डॉटेड वाली पोजीशन थी वहां पर अगर हम एक ऐसा ग्रुप लगाएं जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर का है, तो वहां पर हमारा जो पेनिसिलिन है वो स्टेबलाइज हो जाता है, और साथ ही साथ में वहां पर एसिड कैटालिसिस जो है वो भी थोड़ा सा कम हो
जाता। अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारे कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाए, हम लोग स्टेबिलिटी को अगर हम बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमारे लिए इसमें हेल्पिंग हैंड कौन हो सकता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है ना। स्टिल अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं फिर भी बीटा लैक्टम टूटने का रिएक्शन फॉलो हो सकता है ना। तो आइए अपन लोग थोड़ा सा एक बार रिएक्शन के बेसिस पर भी इसको समझते हैं। देखिए हमारे पास जो हमारा मेन स्ट्रक्चर था वो था हमारा पेनिसिलिन का, है ना। तो पेनिसिलिन का ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आप देखिए ये रिंग का एन के पास ये वाला जो बॉन्ड है इसको हम तोड़ते हैं, किससे? बीटा लैक्टमेज से, है ना, या फिर OH माइनस, वही हाइड्रोक्सी ग्रुप। आप यहाँ पर देखिए जो ये अटैचमेंट था ये टूट गया। इस अटैचमेंट के टूटने से यहाँ पर आपको C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH मिला, मतलब ओइक एसिड वाला डेरिवेटिव पेनिसिलिन से मिला, पेनिसिलोनिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम प्रोटोनेशन की तरफ बढ़ जाएं तो हम H+ आयन की प्रेजेंस में तोड़ने की कोशिश करें, अगेन हमारा यही रिंग टूटेगा, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच की जो बॉन्डिंग थी वही ब्रेक डाउन होगी और इस ब्रेक डाउन के होते ही हमारा जो कंपाउंड है यहाँ पर देखिए आप स्प्लिटिंग हो जाएगी। इस स्प्लिटिंग के बाद हम फर्दर इस कंपाउंड को बोल सकते हैं पेनिलिनिक एसिड। पेनिलिनिक एसिड में आप फर्दर सब्स्टिट्यूशन कराते हैं वाटर के साथ में, जहाँ पर फिर से आपको H+ और OH माइनस मिलता है। ये पेनिलिनिक एसिड 3 प्रोडक्ट्स में टूटता है, जिसमें एक होता है अमीन, दूसरा होता है अल्डिहाइड और तीसरा होता है पेनिलिनिक एसिड, है ना, ओइक एसिड, है ना। तो ये सबसे पहले एक इंटरमीडिएट बनाता है जिसका नाम होता है पेंडानिलिक एसिड। इस पेंडानिलिक एसिड में फर्दर डिग्रेडेशन होता है और हम लोगों को अमीन ग्रुप यानी कि ये NH2 ग्रुप ऐड करके मिलता है। फिर इसमें और फर्दर डिग्रेडेशन होता है तो आपको यहाँ पर ओइक एसिड ग्रुप मिलता है, तो ये बन जाता है पेनलोइक एसिड। फिर से पेनलोनिक एसिड से हम लोग H+ आयन ऐड करते, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है तो ये बन जाता है पेनिसल्डिहाइड। तो आपको एक ये पेनिसिलिनिक एसिड जो यही अमीन, अल्डिहाइड और ओइक एसिड 3 में टूट के मिलता है। सिमिलरली अगर हम देखें तो बीच में एक इंटर कन्वर्जन स्ट्रक्चर और बनता है जहां पर आपको पेनिलिनिक एसिड नाम का डेरिवेटिव बनता है, जो कि हमारा ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड यानी कि ये जो एडिशनल वाली रिंग थी ये रिंग, इसमें यहाँ पर ब्रेकेज होती है और ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो था स्टूडेंट्स केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन। इसमें अगर आप इन शॉर्ट याद रखना चाहें फुट नोट्स की तरह आपके लिखने के लिए, अगर आप शॉर्ट नोट की तरह याद रखना चाहें तो बेसिक बात है कि जो हमारा पेनिसिलिन है वो एसिड, बेस और बीटा लैक्टमेज तीनों से ब्रेक होता है। बीटा लैक्टमेज से ब्रेक होगा, पेनिलोनिक एसिड बनाएगा। फिर अगर हम एसिड के प्रेजेंस में ब्रेक करेंगे तो फिर से वो हमारा पेनिलिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, जो कि फिर से आगे जाकर के वाटर की प्रेजेंस में यानी H+ और OH माइनस आयन की प्रेजेंस में 3 चीज़ों में टूटता है, पेनिसलामाइन, पेनिसल्डिहाइड और पेंडोलिक। बीच में एक इंटर कन्वर्टिबल ये स्ट्रक्चर, रिवर्सिबल स्ट्रक्चर भी बना लेता है विथ पेनिलिनिक एसिड। तो ये है ओवरऑल डिग्रेडेशन जो हमारा है, दैट इज मोड ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन जो है वो किस प्रकार से काम करती है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं उनका सेल वॉल उनके जनरल ग्रोथ के लिए या जनरल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, असेंशियल होता है। अब इसी सेल वॉल में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है दैट इज नोन एज पेप्टाइडोग्लाइकन। ये पेप्टाइडोग्लाइकन एक हेटेरोपॉलीमर है, मतलब एक पॉलीमर है यानी लॉन्ग चेन हो गया, है ना, और हेटेरो एटम है मतलब उसमें सिर्फ कार्बन कार्बन नहीं होंगे, कुछ एडिशनल चीजें भी होंगी। अब ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है यही हमारे सेल वॉल को एक रिजिड स्टेबिलिटी
प्रोवाइड करता है। रिजिड स्टेबिलिटी कैसे देता है? क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बना करके, मतलब एक दूसरे से इस प्रकार से क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बनता है और ये क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर जो है वो हमारे सेल वॉल को एक कठोरता, एक रिजिडिटी देता है। अभी ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है इसके अंदर ग्लाइकन की चेन होती है, यहाँ पर लीनियर स्ट्रैंड्स होते हैं। लीनियर स्ट्रैंड मतलब ये ऐसे दो स्ट्रैंड्स, लेकिन ये एक दूसरे से ऐसे सीधे ना हो करके एक दूसरे से ऐसे क्रॉस लिंक्ड तरीके से ऐसा जुड़ते हैं। और ये जो पेप्टाइड चेन इस तरीके से जुड़ती है, इसको जोड़ने में ट्रांसपेप्टाइडेज नाम का एंजाइम मदद करता है। अब ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम अगर हम रोक दें तो इस प्रकार का जुड़ना ना होकर के ऐसा रह जाएगा। जब क्रॉस लिंकिंग जुड़ना नहीं होगा तो स्ट्रक्चर को रिजिडिटी नहीं मिलेगी, और स्ट्रक्चर को रिजिडिटी नहीं मिलेगी तो बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाएगा। तो हमारा जो ड्रग पेनिसिलिन है ये इसी ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देता है। अब एंजाइम नहीं है तो क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी, क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी तो एक कठोर स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, रिजिड स्ट्रक्चर नहीं मिला तो बैक्टीरिया का सेल वॉल डेवलप नहीं होगा। तो इसी प्रकार से हमारा पेनिसिलिन जो है वो ट्रांसपेप्टाइडेज को रोक देता है। साथ ही साथ में जो डी एलेनिन है जो कि सेल वॉल के बनने में मदद करता है, उसके भी एक टर्मिन को, एक एंड को रोक देता है। अब जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं, यानी कि ऐसे एंटीबायोटिक्स जो बीटा लैक्टम जैसे अपने पेनिसिलिन हो गए, ये पूरी प्रोसेस होने देते हैं, लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकन का जो आखिरी स्टेप है उसको रोक देते हैं। जैसे ही आखिरी स्टेप रुका, इमीडिएटली आपका जो ये बॉन्डिंग बन रहा था कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का, जिसकी वजह से सब एक दूसरे से जुड़ जुड़ के क्रॉस लिंकिंग कर रहे थे, वो टूट जाता है, क्लीव हो जाता है। और इसी प्रकार से पेप्टाइडोग्लाइकन का सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है। तो ये जो स्टेप्स है इसमें आप देखिए, फर्स्ट है यूरिडीन डाइफॉस्फेट, है ना, ये दोनों ये क्या करते हैं, ये प्रीकर्सर है। यहाँ पर यूडीपी एंजाइम रहता है, ये प्रीकर्सर को प्रमोट करता है और एक लॉन्ग पॉलीमर बनता है। इसी लॉन्ग पॉलीमर को बनने से कौन रोक देते हैं? हमारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। जैसे ही ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स गए, ये पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं बनेगा, यानी कि ये क्रॉस लिंकिंग जो थी इसको सपोर्ट करने वाला पॉलीमर नहीं बना। जैसे ये क्रॉस लिंकिंग का पॉलीमर नहीं बना, इमीडिएटली आपका सेल वॉल को वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं मिला जो रिक्वायर्ड, सेल वॉल को स्ट्रक्चर नहीं मिला, बैक्टीरिया टूट गया। तो इस प्रकार से पेप्टाइडोग्लाइकन का सिंथेसिस हमने रोका। पेप्टाइडोग्लाइकन के सिंथेसिस को रोकने से हमारा ड्रग जो है वो आगे काम कर गया और फर्दर एंटीबायोटिक्स जो हैं वो अपना काम कर गए और जो भी डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारा था वो अचीव हो गया। सिमिलरली अब हम क्लासिफिकेशन पर अगर आए तो पेनिसिलिन के क्लासिफिकेशन में बहुत सारे क्लासिफिकेशन के तरीके हैं। पहला एक जो है दैट इज पेनिसिलिनेज ससेप्टिबल पेनिसिलिन, मतलब ऐसा पेनिसिलिन ड्रग जो पेनिसिलिन एंजाइम से, पेनिसिलिनेज नाम के एंजाइम से ससेप्टिबल होता हो, प्रभावित होता हो। इससे एक्सीलेंट ग्राम पॉजिटिव टेंडेंसी हमको मिलती है। मैक्सिमम ग्राम पॉजिटिव जो कोकाई वाले होते हैं उन सब के लिए ये यूजफुल होता है, इनका एब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन ये इनएक्टिव होते हैं आपके ग्राम नेगेटिव के लिए। जैसे एग्जांपल हो गया आपका बेंजाइल पेनिसिलिन। नेक्स्ट है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन, मतलब ऐसे ड्रग जो पेनिसिलिनेज एंजाइम को रेजिस्ट करते हो, रोकते हो, तो इसमें होगा डिमिनिश कर देगा किसको, ससेप्टिबिलिटी को पेनिसिलिनेज के, है ना। फिर ये एक्टिव होगा ऐसे माइक्रोब्स के लिए, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जिनको पहले कभी पेनिसिलिन से रेजिस्टेंस हो गया हो। फिर तीसरा है ये इनएडिक्वेट स्पेक्ट्रम होंगे ग्राम नेगेटिव के लिए, है ना। फिर दूसरा एक तरीका है आपके पास जो अमाइनो पेनिसिलिनो, मतलब ऐसी पेनिसिलिन जो अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप अपने साथ, ये देखिए आप NH2 ग्रुप ये ऐसा उसको अपने साथ करते हो। तो ये वाले
एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम रखते हैं ग्राम नेगेटिव के लिए। ग्राम पॉजिटिव के लिए भी इनमें टेंडेंसी होती है, लेकिन स्यूडोमोनास के लिए इनइफेक्टिव हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल एमपीसीलिन, ग्राम पॉजिटिव मिल गया, ग्राम नेगेटिव मिल गया, दोनों मिल गया। अब स्यूडोमोनास के लिए तो अगली कैटेगरी है आपकी एंटी स्यूडोमोनाल पेनिसिलिन। यहाँ पर आपको एनहेंस्ड स्पेक्ट्रम मिलता है किसका, ग्राम नेगेटिव के लिए। ग्राम पॉजिटिव थोड़ा कम हो जाता है लेकिन ओरल एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, और स्यूडोमोनास के लिए ये एक्टिव होते हैं जैसे कार्बिसिलिन। तो आप सभी जगह देखेंगे तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज मिल रहा है केवल। नेक्स्ट है हमारा यूरिडोपेनिसिलिन। यूरिडोपेनिसिलिन मतलब यूरिडीन की रिंग कैरी करेंगे, है ना। यहाँ पर आपको स्यूडोमोनास और क्लेस्बेलिया के लिए ये इफेक्टिव होगा। इसका ग्राम पॉजिटिव के लिए अच्छी पोटेंसी होगी, लेकिन पेनिसिलिनेस के लिए ये नॉट इफेक्टिव होंगे। इनकी फार्माको काइनेटिक प्रोफाइल बहुत अच्छी होगी। आप सभी में अगर ऑब्जर्व करें तो ये स्ट्रक्चर आपको कॉमन मिलेगा, है ना, 6APA वाला। फिर ये भी आपको कॉमन है। अब आपका जो चेंज है एवरी टाइम वो इधर पर आ रहा है, तो इसी हिसाब से नाम बनता जाता है ना। अब नेक्स्ट कैटेगरी है हमारा मिसलेनियस पेनिसिलिन। मिसलेनियस पेनिसिलिन मतलब इसमें आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, डिफरेंट यूजेस हैं, स्ट्रक्चर में भी थोड़ा चेंज है। ये ड्रग्स इश्चेरिशिया कोलाई, क्लेस्बेरिया, शिगेला, सैल्मोनेला सभी टाइप के माइक्रोब्स के लिए यूजफुल है, और ये ड्रग का सिस्टेमिक लेवल इनहेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इसमें एग्जांपल जैसे क्यूनिसिलिन, मेसिलेनम, ठीक है। अब यूजेस क्या है इसका, पहला यूज है आपका इसके लिए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, मोनोकोकल इन्फेक्शन, सिफिलिस, डिप्थेरिया। एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, जैसे डायरिया, हाइपर सेंसिटिविटी, नोजिया, रैशेज, वॉमिटिंग, डर्मेटाइटिस, फीवर, यूट्रिकेरिया एक्सेट्रा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज सारोपेनिसिलिन। इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर ये नोट्स अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।